स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द एआई जनरेटेड कंटेंट के बारे में है। गवर्नमेंट के द्वारा एआई का जो जनरेटेड कंटेंट है उसको सेग्रीगेट किया जाए या उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसके रिगार्डिंग में डिसीजंस हैं वो लिए गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2021 का, उसके अंदर अमेंडमेंट्स को नोटिफाई किया गया कि कोई भी एआई जनरेटेड कंटेंट है तो उसको लेबल है वो करना होगा। सपोज कीजिए किसी पर्सन का फोटो है जिसको जनरेट किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो उसको लेबल कर दिया जाएगा कि इस फोटो का जो जनरेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कैरी आउट हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी डायरेक्शन को इश्यू किया गया। कोई भी यहाँ पे डेरोगेटरी आप देखिए कि कोई फोटो है या कोई भी इस तरीके का कंटेंट है जो कि इलीगल डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उस कंटेंट को रिमूव करना होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। डेरोगेटरी जो कंटेंट है वो किस तरीके से हो सकता है। सपोज कीजिए किसी वुमेन का जो डिग्निटी है उसको लोअर डाउन करने का कोशिश किया गया हो कंटेंट के थ्रू। रिसेंटली हमने ग्रोक नाम का जो प्लेटफॉर्म है ट्विटर के वहाँ पे, जिसको कि एक्स प्लेटफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म को आप देखिए कि यूज करते हुए कैसे उस वुमेन जो जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी इमेज को जनरेट है वो किया गया था। फिर लेटर फेज के अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन को इश्यू किया जाता है, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डायरेक्शन को इश्यू किया गया और लेटर फेज में आप देखिए उस तरीके का इमेज जनरेशन है वो स्टॉप हुआ। तो अब यहाँ पे जो चेंजेज हैं वो क्या हैं? चेंजेज ये हैं कि जो टाइमिंग जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अर्लियर फेज के अंदर में 24 आवर्स से लेकर 30 आवर्स 36 आवर्स का समय हुआ करता था किसी भी इलीगल या जो डेरोगेटरी कंटेंट है उसको रिमूव करने का। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो टाइमिंग है उसको रिड्यूस किया गया है, 2 से लेकर 3 आवर्स का जो समय है उसी दौरान में उनको कंटेंट को रिमूव है वो करना होगा। ये डिसीजन है वो क्यों लिया गया? क्योंकि स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में आप देखिए कि कोई भी फेक न्यूज़ है, कोई भी यहाँ पे डेरोगेटरी इमेज है, वो लार्जली वे के अंदर में स्प्रेड करता है डिजिटल डोमेन के थ्रू। और जब तक उसको एनकाउंटर किया जाए, जब तक उसको रिमूव किया जाए, वो कंटेंट है वो स्प्रेड हो चुका होता है। तो यहाँ पे 2 से 3 आवर्स का समय है वो दिया गया है मैक्सिमम। यहाँ पे जो टाइमिंग रिड्यूस हुआ है, लेबलिंग का जो प्रोसेस है वो एग्जिस्टेंस में आएगा। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर आप देखिए कि डायरेक्शंस को नहीं मानते हैं, उनके द्वारा नहीं फॉलो किया जाता है, तो बेसिकली जो सेफ हार्बर का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता है। सेफ हार्बर क्या है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी कंटेंट जनरेट होता है, किसी यूजर के द्वारा कुछ लिखा जाता है, तो प्लेटफॉर्म को लाइबल है वो नहीं माना जाता है। यहाँ पे अगर जो प्लेटफॉर्म ने डायरेक्शन को नहीं फॉलो किया तो प्लेटफॉर्म को भी आप देखिए कि लाइबल है वो मान लिया जाएगा, उनके अगेंस्ट में भी जो केस है वो रजिस्टर हो सकता है। तो सेफ हार्बर का जो यहाँ पे स्टेटस हुआ करता है उसके अंदर में लॉस हो सकता है अनफॉलो करने के समय में। तो ये आपको 3 जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में एक समिट है वो इंडिया के अंदर में ऑर्गेनाइज होगा इसी मंथ के दौरान में। तो काफ़ी सारे जो फॉरेन लीडर्स हैं वो इंडिया के लिए विजिट हैं वो करेंगे। अगर हम बात करें फेक न्यूज़ के बारे में, तो फेक न्यूज़ को भी आप देखिए कि समय के साथ में जो टैकल करने का ज़रूरत है। काफ़ी बार फेक कंटेंट की वजह से आपको जो सोशल सोशल कन्फ्लिक्ट है, सोशल इश्यूज हैं वो हुआ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो आसाम के सीएम के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे एक पेटिशन फाइल हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट है उनके द्वारा। अब पेटिशन के अंदर में क्या कहा गया कि जो आसाम के जो सीएम हैं उनके द्वारा जो हेट स्पीसीज हैं उनको यूज है वो किया। और बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 16th अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया था जिसके थ्रू कुछ आर्टिकल्स में चेंजेस किए गए थे, शेड्यूल के अंदर में भी चेंज है वो किया गया था। तो 16th जो अमेंडमेंट है 1963 का, उसके थ्रू ये पेटिशन है वो फाइल हुआ है। 16 अमेंडमेंट क्या यहाँ पे मेंशन करता है कि आर्टिकल जो 84 है, आर्टिकल 84, आर्टिकल 173 है, इनमें अमेंडमेंट है वो किया गया था। जो हमारा थर्ड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल किसके रिगार्डिंग में है स्टूडेंट? थर्ड शेड्यूल है ओथ प्रोसेस की पर्सपेक्टिव से। कि जब भी कोई पर्सन है जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का पोस्ट को आप देखिए कि पोस्ट के ऊपर में पोस्ट को होल्ड करता है,
या कोई भी पर्सन एज ए मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट होता है तो उनके द्वारा एक ओथ प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं उनको उनके द्वारा उनको सर्व किया जाएगा कि कंट्री का यूनिटी हो, इंटीग्रिटी हो, सोसाइटल जो यूनिटी है उसको उनके द्वारा इस्टेब्लिश है वो करना है। तो पेटिशन फाइल हुआ है, 16 अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 84 एंड 173 है जिसके अंदर अमेंडमेंट्स किए गए थे इस एक्ट के थ्रू। और नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस है वो एग्जिस्टेंस में आता है जिससे कि इंडिया का जो यूनिटी है उसको हम इंश्योर हैं वो कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उत्तराखंड के एक पर्सन हैं उनके बारे में मेंशन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर में एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था कि किसी पर्सन्स का जो अटैक था जिसके अंदर में ये इंटरवेन करते हैं, वहाँ पे लोगों को बचाते हैं। इनका जो नेम है वो मोहम्मद दीपक। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर में काफ़ी सारे डिवाइड हैं, राइट विंग का एक डिवाइड है, लेफ्ट विंग का एक डिवाइड है। तो स्टूडेंट्स इनको अब सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर में काफ़ी सारे जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा। एग्ज़ाम के लिए क्या ये इम्पोर्टेंट है? एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, बट आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जब हम रीड करते हैं तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। आप देखिए कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम उधम सिंह जी के बारे में रीड करते हैं। उधम सिंह वो हमारे ग्रेट रिवॉल्यूशनरी थे। उधम सिंह के द्वारा बेसिकली जो एलजी हुआ करते थे, जो गवर्नर हुआ करते थे पंजाब के, जब जलियांवाला बाग का जो मैसेकर है वो कैरी आउट होता है उस दौरान में, उन एलजी को असैसिनेट किया गया था लंदन के वहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम के वहाँ पे उन एलजी को जो असैसिनेट है वो कर दिया गया था। जब उनको कोर्ट के अंदर में आप देखिए कि मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया तो उनसे उनका नेम पूछा गया उधम सिंह से कि उनका नेम है वो क्या है। तो उन्होंने अपना एक नेम बताया था जिससे कि कंट्री के अंदर में यूनिटी है वो कैरी आउट हो, जो 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं उनका यूनिटी को शो करने का कोशिश किया गया। उन्होंने अपना नाम बताया था राम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, आप देखिए कि राम से हिंदुइज्म को शो किया गया, मोहम्मद से जो जो इस्लामिक फॉलोवर्स हैं उनको शो किया गया, सिंह के थ्रू सिखिज्म को शो किया गया, और आज़ाद के थ्रू जो फ्रीनेस है, जो यहाँ पे इंडिपेंडेंस है उसको शो किया गया था उनके थ्रू। तो जिस तरीके से इन पर्सन का नेम था मोहम्मद दीपक, तो उसी वजह से हमने ये नेम को यहाँ पे इंक्लूड है वो किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स उड़ीसा के बारे में है। उड़ीसा के अंदर में एक आंगनवाड़ी सेंटर है जहाँ पे जो हमारा जो शेड्यूल कास्ट का जो सेक्शन है उससे बिलोंग करने वाले एक पर्सन को एज ए एम्प्लॉय के रूप से अपॉइंट किया गया। वहाँ का जो सोशल डिवाइड है उसको ये शो करता है कि सोसाइटी के अंदर में किस तरीके से वहाँ पे डिवाइड है वो एग्जिस्ट करता है। इस शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड एम्प्लॉय को वहाँ पे अपॉइंट किया गया एज ए फूड का जो कुकिंग प्रोसेस है उसके लिए, और फिर बाद में आप देखिए कि लोगों का उस आंगनवाड़ी सेंटर का जो बाइकआउट है वो आपको मिलता है। तो ये शो करता है कि अभी भी हमारे कंट्री के अंदर में कास्ट बेस जो सोशल डिवाइड है वो एग्जिस्ट किया करता है। 1955 का आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो एक्ट्स हैं जिसके थ्रू अनटचेबिलिटी है उसको रिड्यूस करने का कोशिश किया गया है, बट स्टिल हमारा जो सोशल प्रोसेस है उसमें इसका एग्जिस्टेंस है। ऐसा ही आप देखिए कि एक इंसिडेंट है 2015 के समय में, बिहार का जो गोपालगंज का एरिया है वहाँ पे होता है। बिहार का जो गोपालगंज का एरिया है वहाँ पे एक इंसिडेंट होता है कि जब जो विडो, आप देखिए कि जो फूड को जो कुक करने वाले पर्सन हैं उनका जो जो फूड जो उनके द्वारा कुक किया गया है जिसको कि जो स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस हैं उन्होंने कंज्यूम करने से, ईट करने से मना कर दिया था। तो गोपालगंज के जो डीएम उस समय हुआ करते थे, राहुल कुमार हैं, वो वहाँ पे विजिट के लिए जाते हैं और उनके द्वारा उन विडो के हाथ से जो खाना बनाया गया था उसको खाया गया, जिससे कि एक मैसेज डिलीवर हुआ। इस तरीके से उनका जो फूड है वो किसी तरीके से बैड थिंग है वो नहीं क्रिएट करता है। आप सभी लोग वहाँ पे एक सोशल, आप देखिए इंटीग्रेशन का उनके द्वारा डिसीजन है वो लिया गया। ऐसा ही एक सिचुएशन राजस्थान के अंदर में था। राजस्थान के काडर का एक आईएएस ऑफिसर है नेहा गिरी। नेहा गिरी राजस्थान काडर का आईएएस ऑफिसर हैं। उनके द्वारा भी राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो वोटर कार्ड जो ड्रिंकिंग है उसको कैरी आउट किया गया था जिससे कि सोशल डिवाइड है जिसको रिड्यूस किया जा सके। राजस्थान के अंदर में काफ़ी बार आपको ऐसे इस तरीके के केसेस देखने के लिए मिलते हैं कि जो जो शादी जो हुआ करती है, वेडिंग का जो वेडिंग का जो समय हुआ करता है उस दौरान में आप देखिए कि हॉर्स को यूज किया जाता है
जो दुल्हा हुआ करता है उनके द्वारा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स काफ़ी बार दलित सेक्शन से बिलोंग करने वाले, जो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाले पर्सन्स हैं, उनको डोमिनेट जो कास्ट के जो लोग हैं वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उनके द्वारा फोर्स का यूज है वो ना किया जाए। तो ऐसा ही एक सिचुएशन था जिसके अंदर में बूंदी का एरिया है, वहाँ पे एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं जय यादव। उनके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि जो डिसीजंस लिए गए कि उनका जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ऐसे जो इंसिडेंट्स है वो नहीं होंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखिए कि इन एग्जांपल्स को आप कहाँ पे यूज कर सकते हो। सपोज कीजिए कोई आपसे जीएस पेपर 4 एथिक्स के अंदर में केस स्टडी में पूछ लिया गया, तो वहाँ पे आप इन एग्जांपल्स को यूज कर सकते हो अपने आंसर के अंदर में। एग्जाम के लिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं था, ये एग्जाम्पल से हमको पता होनी चाहिए जिससे कि आप आंसर में बेटर परफॉर्म करो मेंस के आंसर्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से है, जम्मू एंड कश्मीर जो कि प्रेजेंट समय में यूनियन टेरिटरी है, और आप देखिए कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे जो एप्पल है उसका एप्पल का प्रोडक्शन है वो लार्जर नंबर्स के अंदर में हुआ करता है। जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड का कुछ एरिया है। अब जो यूएस के साथ में जो ट्रेड डील हुआ है उसके इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो कि यूटी के अंदर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का जो हॉर्टिकल्चर है उसको लार्जर वे के अंदर में इम्पैक्ट होगा, क्योंकि डील के अंदर में जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उनको भी अलाउ किया गया है यूएस से इंडिया के लिए। और सेकंड आप देखिए कि जो नट्स हैं, नट्स के बारे में भी है, तो जम्मू एंड कश्मीर से ही हमारे काफ़ी सारा जो लार्जर वे के अंदर में बादाम का जो प्रोडक्शन है और भी काफ़ी सारे जो नट्स का प्रोडक्शन है वहाँ से हुआ करता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था, ऑलरेडी हम इस टॉपिक को काफ़ी बार रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स एडिटोरियल्स के पर्सपेक्टिव से है न्यू स्टार टेटी जो कि 2010 के समय में एग्जिस्टेंस में आता है। तो जो ग्लोबल पावर्स हैं उनका जो न्यूक्लियर का जो रेस है उसको आप देखिए कि ये रिड्यूस करता है। तो न्यू स्टार ट्रीटी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि स्टार्ट का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। अब ये जो ट्रीटी है जो एक्सपायर हुआ है, ट्रीटी है वो एक्सपायर्ड हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये जो ट्रीटी है वो एक सिंबल भी है कि ओल्ड एरा के समय में कैसे जो हमारे ग्लोबल लीडर्स हैं उन्होंने इस रेस को कंट्रोल करने के लिए ऐसे जो डिसीजंस हैं वो लिए थे। यूएस एंड यूएसएसआर जब वर्ल्ड है टू ब्लॉक्स के अंदर में डिवाइड हुआ करता था, तो उस दौरान का ये लास्ट ट्रीटी है, उसके लेटर फेज में आपको यूएसएसआर का कोलैप्स वो मिलता है। और जो टू ब्लॉक्स के अंदर में जो डिवाइड वर्ल्ड था उस दौरान में ऐसे डिसीजंस लिए गए जिसमें नेगोशिएटिंग वे के अंदर में जो आर्म्स का जो रेस है जिसको रिड्यूस करने का जो वहाँ पे डिसीजन था। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्यों ये जो ट्रीटी एग्जिस्टेंस में आया, कि कोल्ड वॉर का जो समय था, कोल्ड वॉर के दौरान में आप देखिए कि जो डोमिनेटेड पावर हैं एक आर्म्स का रेस के अंदर में थे, सभी के द्वारा कोशिश किया गया कि उनके पास में लार्जर नंबर ऑफ आर्म्स हों, चाहे वो न्यूक्लियर आर्म्स के बारे में हो, चाहे वो न्यूक्लियर आर्म्स के बारे में हो या न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में हो। 1970s के समय में जो टॉक्स हैं वो स्टार्ट होती हैं, टॉक्स के थ्रू यही डिसीजन लिया गया था कि जो न्यूक्लियर रेस है उसको हम रिड्यूस करेंगे। फिर 1982 के समय नेगोशिएशन स्टार्ट होता है और 1991 के समय में ये जो ट्रीटी है वो एग्जिस्टेंस में आती है। 1991 के समय ट्रीटी एग्जिस्टेंस में आया, 2010 के समय में जो न्यू स्टार ट्रीटी है उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया जिससे कि नए वे के थ्रू जो आर्म्स का रेस है उसको रिड्यूस किया जा सके। 1550 जो आप देखिए कि 1550 यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका एक लिमिटेशन को डिसाइड किया गया। अर्लियर फेज में लिमिटेशन डिफरेंट था, 6000 के आसपास यहाँ पे रिड्यूस करने थे, 6000 के आसपास रिड्यूस करने थे, अब 1550 के आसपास कैरी आउट करने। तो ये न्यूक्लियर का जो लिमिटेशन लगाया गया ग्लोबल पावर्स ने इसको फॉलो किया और अब ये ट्रीटी है वो एक्सपायर हुआ है। अब यूएस के लीडर ने क्या मेंशन किया है, लीडर ने मेंशन ये किया है कि यहाँ पे जो ग्लोबल डोमेन है वो चेंज हो चुका है। चाइना अब देखिए कि एक नया प्लेयर के रूप से इमर्ज हुआ है, तो चाइना को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाए नेक्स्ट कोई भी डिस्कशन हो न्यूक्लियर आर्म्स को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में। तो उनका एक बेटर यहाँ पे पर्सपेक्टिव है कि नया जो ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चेंज हुआ है, नए जो प्लेयर्स इमर्ज हुए हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड है वो किया जाए। मेनली इसका कंसिक्वेंस किस एरियाज के ऊपर रहेगा अगर ये कोई ट्रीटी एग्जिस्टेंस में नहीं आता है, एनपीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है, उन सभी के ऊपर में इम्पैक्ट रहेगा अगर कोई भी यहाँ पे न्यूक्लियर आर्म्स को रोकने का ट्रीटी एग्जिस्टेंस में नहीं आता है।
जापान का जो पीएम है, जिन्होंने आप देखिए कि विक्ट्री अचीव किया है, फर्स्ट वुमेन पीएम है जापान का ये, जिन्होंने अपने वहाँ के इलेक्शंस के अंदर में विक्ट्री अचीव किया। तो बेटर रिजल्ट्स क्या रहेंगे, किस तरीके से इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, तो कंजर्वेटिव जो आइडियाज हैं वहाँ के, जो जापान के जो कंजर्वेटिव आइडियाज हैं उनके बेस में इनका पॉलिटिक्स है वो कैरी आउट होता है। सेम सेक्स मैरिज हो, या वहाँ पे एक यसुकुनी नाम का एक श्राइन है जिसके ऊपर इनका विजिट किया जाना हो, सेम सेक्स मैरिज को अपोज करना हो। और प्रेजेंट समय में इनका जो टाइज है या जो क्लियर मैंडेट है वो यूएस के साथ में भी इनके बेटर रिलेशंस हैं। बट यूएस के द्वारा कंटिन्यूस पुश किया जाता है कि जापान अपना जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी या मोर जो मिलिटरिस्टिक अप्रोच है उसको कैरी आउट करे, कि उनका वेपन्स का लार्जर वे के अंदर में डेवलपमेंट करे। बट स्टूडेंट्स आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में जो पीस का जो एग्जिस्टेंस में आता है, और जो पीस वहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया उसी के थ्रू जापान ने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैरी आउट किया था। तो जापान को कंसिडर करना चाहिए कि उनका मिलिट्रिस्टिक जो अप्रोच है वो नहीं हो, यहाँ पे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैरी आउट करना चाहिए। जापान का ये जो वुमेन पीएम है उनके द्वारा आप देखिए कि ताइवान के रिगार्डिंग में भी एक स्टेटमेंट दिया गया था जो चाइना के साथ में इनका राइवलरी क्रिएट कर सकता है। ताइवान कभी जापान के ही कंट्रोल में हुआ करता था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में ये चाइना के डोमिनेशन के अंदर में आता है। तो ये फ्यूचर के रिगार्डिंग में है कि कैसे उनके डिसीजंस रहेंगे, बट उनका अप्रोच यही होना चाहिए पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, कनाडा और यूएस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। कनाडा और यूएस के रिगार्डिंग आप देखिए कि ब्रिज का जो वहाँ पे ब्रिज कैरी आउट होना था, जिसको कि यूएस ने रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए कहा है कि ब्रिज है वो नहीं कैरी आउट होगा, और जो कनाडा को अपना जो सब कुछ रीपे करना होगा जो भी यूएस ने उनके लिए किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कनाडा क्या यहाँ पे चाइना की तरह अपना जो डोमिनेशन है जो उनका क्रूड ऑयल के ऊपर में, अमेरिका के लिए जो ट्रांसफर होने वाला जो जो यहाँ पे ट्रेड है उसके लिए, तो क्या उसके लिए अपना जो जो डोमिनेटिंग जो पोजीशन है उसको यूज नहीं कर सकता जैसे चाइना ने किया है रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम डिफरेंसेस के बारे में रीड करेंगे। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जब पावर के अंदर में आते हैं, इनका जो सेकंड टर्म स्टार्ट होता है, तो उसी के स्टार्ट में आप देखिए कि इन्होंने कनाडा को एज ए 51st स्टेट के रूप से डिफाइन किया था कि कनाडा हमारा 51st स्टेट है, कनाडा यूएस का ही पार्ट, ऐसा इन्होंने बताया था। उसके लेटर फेज में आपको मिलता है कि जो कनाडा के द्वारा चाइना के साथ में एक डील किया गया, कनाडा के द्वारा चाइना के साथ में एक डील किया गया। डील के अंदर में चाइनीज जो मोर प्रोडक्ट हैं वो कनाडा के लिए आएंगे, जिसको कि यूएस ने अपोज है वो किया था। रिसेंटली आप देखिए कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उनका एक समिट होता है डावोस के, वहाँ पे उस समिट के दौरान में भी डावोस के अंदर में जो कनेडियन पीएम है उनका जो अप्रोच था कि जो डोमिनेटिंग जो पावर है वो किसी भी तरीके से, उनका एक अप्रोच यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया था कि डोमिनेटिंग पावर्स के द्वारा आप देखिए कि रूल्स को ब्रीच किया जाता है। यहाँ पे जो मिडिल पावर्स है उनको यूनाइट होने का जरूरत है, एक न्यू अप्रोच है उसको कैरी आउट किया जाए। तो कनेडियन पीएम का जो वहाँ पे जो बेसिकली आप देखिए कि जो डिस्कशन था, जो उनका स्पीच था, उसको प्रेज मिला है जियो पॉलिटिक्स के अंदर में। अगर हम यूएस के साथ में ट्रेड के बारे में रीड करें तो यूएस का जो क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है, यूएस को जो क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है वो मैक्सिमम कनाडा से हुआ करता है। कनाडा का जो 94% का क्रूड ऑयल है, 94% क्रूड ऑयल वो यूएस के लिए जाया करता है। नॉर्दर्न पार्ट जो यहाँ पे यूएस के जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो कम्प्लीटली कनाडा से आने वाला जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर में डिपेंड हुआ करते हैं। तो इस तरीके से अपना जो डोमिनेटिंग पावर है उसको ये यूज कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज के बारे में डिस्कस किया गया। मिलिट्री का जो आप देखिए कि नर्सिंग सर्विस से रिलेटेड जो पर्सन है उनको भी यहाँ पे एक्स सर्विस मैन का जो कोटा है उसके अंदर में इंक्लूड किया जाएगा। मिलिट्री का जो नर्सिंग सर्विस से रिलेटेड जो नर्सिंग का वहाँ पे जो ऑफिसर हुआ करते हैं, जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सोल्जर्स को, उनको भी यहाँ पे एक्स एम्प्लॉयमेंट का जो बेनिफिट रहेगा, जो कि आर्टिकल 309 के अंदर मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 309 में। आर्टिकल 311 क्या बताता है, किसी भी पर्सन को जॉब से जब रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस के बारे में, उन एरियाज के बारे में। मणिपुर के वहाँ पे आप देखिए कि वो एरिया जहाँ पे नागा कम्युनिटी का डोमिनेशन है, नागा और कुकी एंड जोज कम्युनिटीज के बीच में अब कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला है, इंटरनेट कंटिन्यूस वहाँ पे सस्पेंड है। अभी मणिपुर के अंदर में गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अंदर में आप देखिए कि वहाँ पे डिसीजंस लिए गए थे
कि जो डिप्टी सीएम है वो इस तरीके से अपॉइंट किए जाएं कि सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका भी गवर्नमेंट में अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो फील हो, स्टेबिलिटी है वो वहाँ पे आए। बट फिर से वायलेंस वो हुआ है मणिपुर के वहाँ। स्टूडेंट्स, बांग्लादेश और यूएस का एक डील हुआ है। बांग्लादेश और यूएस का एक डील है कि बांग्लादेश को, अगर यूएस का आप देखिए कि कॉटन आता है, यूएस का कॉटन बांग्लादेश को आता है और वहाँ से प्रोडक्ट अगर यूएस के लिए जाता है टेक्सटाइल प्रोडक्ट, तो उस दौरान में आप देखिए कि किसी भी तरीके का जो टैरिफ है वो नहीं इम्पोज होगा। प्रेजेंट समय में जो इंडिया जो है, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, इंडिया आप देखिए लार्जर प्लेयर है जो बांग्लादेश को अपना कॉटन सप्लाई किया करता है और वहाँ से टेक्सटाइल प्रोडक्ट है वो बनता है, वो यूएस के लिए जाया करता है। क्या हमारे लिए कंसर्न है? यस स्टूडेंट्स, हमारा जो कॉटन का जो एक्सपोर्ट है उसके लिए भी कंसर्न है। टेक्सटाइल का जो सेक्टर जिसके अंदर में हम डोमिनेट प्लेयर्स हैं, वन ऑफ द, ये जो बांग्लादेश है, वियतनाम है, कंबोडिया है, इनके साथ में हमारा कंपटीशन हुआ करता है। बांग्लादेश के प्रोडक्ट अगर 0% का टैरिफ पे वहाँ पे जाएंगे तो उनको मोर बेनिफिट है वो रहेगा। हमारे ऊपर आप देखिए कि 18% का टैरिफ को इम्पोज करने के लिए कहा गया है। यूएस के लिए अगर हम हमारा प्रोडक्ट जाता है तो 18% का टैरिफ है वो रहेगा। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए जो जो सिक्योरिटी एडवाइजर जो अपॉइंट हुए हैं, न्यू एडवाइजर, तो वो आप देखिए आईपीएस ऑफिसर हैं, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से वो रिलेटेड हैं। ये नागा कम्युनिटी के रिगार्डिंग में जो नागालैंड के अंदर में एक अथॉरिटी का जो रिसेंटली क्रिएशन हुआ है उसके अंदर में भी उनका इम्पोर्टेंट रोल है वो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिस्कशन है उसी ब्रिज के बारे में है, जो ब्रिज अभी रिसेंटली यूएस ने थ्रेट किया है उसको ओपन करने से, जो अभी हम डिस्कस किए हैं यूएस एंड कनाडा के बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे रसिया यूक्रेन जो जो डिस्कशन है उसके बारे में मेंशन किया गया कि रसियन जो लीडरशिप है उनका अप्रोच के बारे में है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के जो फॉर्मर पीएम है उनको लॉयर के साथ में मीटिंग रहेगा, ये अलाउ किया गया है वहाँ पे, एग्जाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूएस के लीडर के साथ में मिलेंगे, ईरान का जो टेंशन है, जो हाई टेंशन का सिचुएशन है मिडिल ईस्ट के अंदर में, उसके रिगार्डिंग में। और यहाँ पे बांग्लादेश का इलेक्शन प्रोसेस के बारे में मेंशन किया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।